हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस माथुर को बेसब्री से कपूर फैमिली का इंतजार था, क्योंकि कपूर फैमिली देश की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली जो थी। इस फैमिली के साथ अपने रिश्ते तो हर कोई करना चाहता था और आज उन्हें ये मौका मिल गया था, वो भी अपनी बेटी ऋचा की वजह से। जब ऋचा ने उन्हें बताया कि आदित्य और इशिका ने उससे अच्छे से बातें की, तब उनकी भी हिम्मत हो गई उनको डिनर पर इनवाइट करने की। वरना ये तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आदित्य कपूर उनके घर आकर उनके साथ एक टेबल पर बैठकर डिनर करेगा, और वो भी अपनी वाइफ और बेटे के साथ, जिनको वो हमेशा प्रोटेक्ट करता था। इसका मतलब तो यही था कि आदित्य को उन पर पूरा यकीन था कि वो लोग उसके और उसके परिवार के लिए कोई खतरा नहीं है। ऐसे में एक अच्छे डिनर के माहौल में उनकी जान पहचान बनेगी। मिसेस माथुर किचन में डिनर की सारी तैयारियां को अच्छे से रीचेक करने के लिए गई हुई थी, और मिस्टर माथुर हॉल में खड़े इधर उधर चक्कर लगाते हुए में गेट की ओर ही देख रहे थे। वही ऋचा सोफे पर बैठी एक फैशन मैगजीन पढ़ रही थी। उन्हें चक्कर लगाते देख उसे काफी इरिटेशन हो रही थी। वो इरिटेट होकर उनसे कंप्लेंट करती है, डैड डॉट स्टॉप दिस। आपके लगातार चक्कर लगाने से वो लोग तो जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन मुझे आपको ऐसे देखकर जरूर चक्कर आ जाएंगे। मिस्टर माथुर उसकी बात सुनकर अचानक से रोकते हैं और उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। जानती नहीं कि आदित्य कपूर का अपनी फैमिली के साथ यहाँ डिनर पर आना कितनी बड़ी बात है। आदित्य अब तुम्हारा बचपन का दोस्त नहीं रह गया है, वो अब देश का सबसे रिच और पावरफुल आदमी है। उसके साथ कांटेक्ट होना हमारी फैमिली और कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। उससे समाज में हमारा रुतबा और ज्यादा बढ़ेगा। उनकी बात सुनकर ऋचा उनको टोंट मारते हुए कहती है, ओह, तो इसलिए आप इतने बेसब्र हो रहे हैं उन लोगों से मिलने के लिए, ताकि आप आदित्य का फायदा उठा सके। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी उन लोगों में से एक होंगे जो कि दूसरों के स्टेटस का फायदा उठाते हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं अभी उन्हें यहाँ आने से मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होगा अगर आप आदित्य से अपने बिजनेस में हेल्प मांगेंगे तो। ऋचा की बात मिस्टर माथुर को चुभ जाती है और वो उसके पास जाकर बैठते हुए कहते हैं, ऐसी बात नहीं है ऋचा, तुम मेरी बेटी होकर भी मुझे मिसअंडरस्टैंड कैसे कर सकती हो। मैंने आदित्य को अपने किसी बिजनेस इंटरेस्ट के लिए नहीं इनवाइट किया, बल्कि इसलिए किया है ताकि हमारी जान पहचान बढ़े। आई प्रॉमिस कि मैं आदित्य से ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जो कि तुम्हें एम्बेरस करे। आई होप सो, ऋचा कहती है और फिर से अपनी मैगजीन पढ़ने लगती है। उसके ऐसे रूड बिहेवियर को देखकर मिस्टर माथुर कहते हैं, तुम भी ये यूजलेस फैशन मैगजीन पढ़ना अब बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें अगर चलकर मेरा बिजनेस संभालना है, इसलिए जाकर मेरे स्टडी से कुछ फाइनेंशियल मैगजीन्स ले लेना। उन्हें पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगा। मिस्टर माथुर की बात ऋचा को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। वो उनसे फिर से रिक्वेस्ट करने वाली ही थी कि उससे पहले ही एक गार्ड अंदर भागते हुए आया और बोला, वो लोग आ गए हैं सर। उसकी बात सुनकर ऋचा और मिस्टर माथुर जल्दी से अपनी जगह से उठ जाते हैं और मिस्टर माथुर ऋचा से कहते हैं, जल्दी से अपनी मॉम को मैसेज करके बुला लो। ऋचा तुरंत मैसेज करने में लग जाती है और इतने में ही सामने से आदित्य, इशिका और ऋषु एक साथ अंदर आते हैं। उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे, जिन्हें देख मिस्टर माथुर को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि आदित्य की सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं को जा सकती थी। कपूर्स की देखकर मिस्टर माथुर खुशी से फूले न समाते हुए उनके वेलकम के लिए जाते हैं। ऋचा भी उनके पीछे ही आती है। वेलकम वेलकम मिस्टर डॉट एंड मिसेस कपूर। अपना हाथ खोलकर मिस्टर माथुर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं। उनका इंट्रोडक्शन सुनकर आदित्य और इशिका थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि वो उनके बहुत पुराने पड़ोसी थे और उनसे उम्र में इतने बड़े भी थे, इसलिए उनका इतनी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें पुकारना उन्हें थोड़ा अजीब लगा। तभी मिस्टर माथुर ऋषु को देखकर कहते हैं, अरे जूनियर कपूर, आप तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। ऋषु उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू सो मच अंकल।
मेरा नाम ऋषभ है, आप मुझे ऋषु कहकर भी बुला सकते हैं। ऋषु की बात सुनकर तो मिस्टर माथुर को बहुत ही खुशी होती है। ऋषु तो बिल्कुल उन्हें छोटे आदित्य की याद दिला रहा था, क्योंकि आदित्य में भी हमेशा से ही इतने मैनर्स थे। इसलिए वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह ऋषु, आप तो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही हो। आपके पापा भी बचपन में सबसे ऐसे ही बात करते थे। थैंक यू अंकल, ऋषु ने स्माइल करते हुए कहा। ऋषु, ये आपके अंकल नहीं है, ये आपके डैडी और मम्मा के अंकल है, इसलिए आप इन्हें दादू बोलो, इशिका ने कहा। इशिका के मुंह से खुद के लिए अंकल और दादू सुनकर मिस्टर माथुर को बहुत खुशी होती है। जान पहचान बहुत अच्छी बनने वाली थी। इशिका की बात से एग्री होते हुए आदित्य कहता है, हाँ अंकल, आप भी हमें प्लीज हमारे नाम से ही बुलाइए। मिस्टर माथुर तो उसकी बात सुनकर आसमान में ही थे। वो कितना लकी था जो कि आदित्य कपूर और उसकी वाइफ को उनके नाम से पुकारने का मौका उसे मिल रहा था। ये बात जब बाहर के लोगों को पता चलेगी तो उसका कितना सम्मान बढ़ेगा। सबको लगेगा कि वो आदित्य और इशिका का रिस्पेक्ट एल्डर है। किस्मत ही चमक उठेगी उसकी। सब लोग उसके भी आगे पीछे डोलेंगे। जब वो अपने सुनहरे सपने सजा रहा था तभी ऋचा भी पीछे से निकलकर आगे आई और इशिका से कहती है, हे यू आर लुक सो गॉर्जियस टुडे। इशिका मुस्कुराकर उसको थैंक्स कहती है और फिर मिस्टर माथुर उन्हें अंदर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। सभी लिविंग हॉल में आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। आदित्य के बॉडीगार्ड्स भी उनके आसपास ही घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। इतने में ही मिसेस माथुर कुछ सर्वेंट्स के साथ ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आती है और उन्हें ग्रीट करती है और ऋषु को देखकर कहती है, बहुत क्यूट बेटा है आप लोगों का। सभी सर्वेंट्स स्नैक्स को टेबल पर सर्व कर देते हैं। फिर वो लोग बैठकर कुछ बातें करते हैं और मिस्टर माथुर आदित्य की बिजनेस स्किल्स की तारीफ करते हैं और कहते हैं, आई होप कि तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को भी थोड़ा गाइड करो, क्योंकि ये मेरी सक्सेसर है और बहुत जल्द मुझे ज्वाइन भी करने वाली है। मिस्टर माथुर की बात सुनकर ऋचा का मुंह उतर जाता है और माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। इशिका जो कि आदित्य के पास हो बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर उसे हल्का सा दबाकर कुछ इशारा करती है, जिस पर सिर्फ ऋचा का ध्यान गया था। उसे पता चल जाता है कि इशिका ने आदित्य को कुछ कहने का इशारा किया है और वो देखना चाहती थी कि वो आदित्य से बुलवाना चाहती थी। आदित्य समझ जाता है कि इशिका चाहती है कि वो ऋचा की हेल्प करे, इसलिए वो मिस्टर माथुर से कहता है, अंकल क्या आप सच में ऋचा को बिजनेस ज्वाइन करवाना चाहते हैं? उसने हमें बताया था कि उसका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है। आदित्य की बात सुनकर मिस्टर माथुर बहुत हैरान होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ऋचा की आदित्य और इशिका को ये बात बता दी थी। इसलिए उन्होंने एक नज़र ऋचा की तरफ देखा जो कि उन्हें देखकर अपनी पलकें झुका लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं नजर आ रहा था। उसे ऐसे देख मिस्टर माथुर को उस पर थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो उसने आदित्य के सामने उसकी इमेज खराब कर दी, ये दिखाकर कि वो अपनी बेटी को उसके ड्रीम को छोड़कर बिजनेस ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा था। लेकिन इतना करने पर भी उसकी बेटी को बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था। खैर, ये बातें अभी इम्पोर्टेंट नहीं थी। फिलहाल तो सबसे इम्पोर्टेंट था आदित्य के सामने अपनी छवि को सुधारना। इसलिए मिस्टर माथुर ने आदित्य से कहा, आदित्य बेटा, तुम भी तो मेरी ही तरह एक बिजनेसमैन ही हो, इसलिए तुम ये अच्छे से समझ सकते हो कि मेरे मन में हमेशा ही ये चिंता लगी रहती है कि मेरे बाद मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा। ऐसे में मेरी अपनी बेटी से मेरी उम्मीदें नहीं होंगी तो और किससे होंगी? तुम भी तो अपने बेटे को फ्यूचर में अपना ये सारा बिजनेस सौंपने वाले होंगे ना? या फिर ये सारा बिजनेस तुम किसी और के नाम कर दोगे? उनकी बात सुनकर ऋचा और मिसेस माथुर का दिल बैठ जाता है। उन्हें मिस्टर माथुर की बात एकदम सही लगती है और उन्हें लगता है कि अब शायद आदित्य उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये बात तो एकदम तय थी कि ऋषु कपूर इंडस्ट्रीज का अगला मालिक था। मिसेस माथुर भी चाहती थी कि उनकी बेटी अपने ड्रीम को फॉलो करे, लेकिन वो भी अपने पति को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाई। इसलिए जब आदित्य ने इस बात के बारे में बात की तो उन्हें लगा कि शायद आदित्य उनके पति को मना ले, लेकिन अब तो नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तभी आदित्य ने मिसेस माथुर से कहा,
क्या आप किसी से थोड़ी देर ऋषु को संभालने के लिए कह सकती है? आदित्य की बात सुनकर सभी हैरान हो गए, लेकिन फिर वो समझ भी गए कि आदित्य आगे की बात को ऋषु के सामने नहीं बोलना चाहता, इसलिए वो ऐसे कह रहा था। मिसेस माथुर ने तुरंत एक मेड को बुलाया और उसे कहा, ऋषु का ध्यान बहुत अच्छे से रखना। वो मेड हमें सर हिला देती है और ऋषु से बहुत प्यार से कहती है, चलिए मैं आपको बहुत गार्डन में घूमने ले चलती हूँ, वहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स है। ऋषु भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैडी भी यही चाहते थे। लेकिन जब ऋषु वहाँ से जा रहा होता हुई तो इशिका का मन थोड़ा बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसे ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ अपने बेटे को अकेले छोड़ना बहुत जुड़ा सेफ नहीं लगता। हालांकि उसे पता था कि वो मेड उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है। बच्चा एक पल भी आंखों के सामने से ओझल हो जाए तो उसका दिल तो हमेशा ही बेचैन रहता है। उसकी बेचैनी को देख आदित्य ने उनके पीछे ही खड़े माइक से कहा, माइक जाओ जाकर देखो यंग मास्टर कोई शैतानी न करे। माइक आदित्य का पर्सनल और सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड था। आदित्य की इस बात को सुनकर इशिका और उनके सारे बॉडीगार्ड्स आदित्य के इशारे को समझ गए कि वो ऋषु को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो सब जानते थे ऋषु एक बहुत ही समझदार बच्चा था और बिल्कुल भी शरारती नहीं था। माइक यस सर बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद ही इशिका को रिलैक्स फील होता है। फिर आदित्य मिस्टर माथुर से बोला, आपने सही कहा। एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे हमेशा एक चिंता लगी रहती है कि मेरे बाद मेरे बिजनेस का क्या होगा। और ये बात भी सच है कि ऋषु मेरा सक्सेसर है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर ऋषु ने आगे चलकर बिजनेस को संभालने से मना कर दिया तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे बिजनेस से ज़्यादा जरूरी मेरे बेटे की खुशी है। हम लोग पैसे किस लिए कमाते हैं? इसलिए ताकि हम और हमारी फैमिली एक कंफर्टेबल और अच्छी लाइफ लीड कर सके। हम अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हमारी फैमिली को हमेशा खुश रख सके। इतने सालों तक बच्चों को प्यार से पाल पास कर बड़े करो, सिर्फ इसलिए कि एक दिन हम उन पर अपनी इच्छाओं का बोझ डाल सके। अपने बिजनेस के लिए अपने बच्चों से उनके ड्रीम, उनकी खुशियाँ छीन ले। अगर ऐसा ही करना होता है तो हमें बचपन से ही उन्हें ड्रीम्स देखने की आज़ादी क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन अपनी इच्छाओं के लिए, अपने बिजनेस के लिए उनकी इच्छाओं का गला घोट सके। और ये वही बिजनेस होता है जिसे हम संभाल ही अपने बच्चों को एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए रहे थे। मैं भी एक फादर हूँ और एक फादर होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे बिजनेस को संभाले, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करना चाहेगा तो उसकी खुशी को सैक्रिफाइस करके मैं उस पर अपनी इच्छा का बोझ नहीं डालूंगा। एक फादर होने के नाते मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी आज भी और आगे फ्यूचर में भी मेरे बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आदित्य की बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। भले ही यह पर सिर्फ 2 पेरेंट्स ही बैठे थे, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी वो लोग भी तो पेरेंट बनेंगे ही। और आदित्य की बात सुनकर वो अभी से ठान लेते हैं कि कभी भी अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं नहीं लादेंगे, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चों की खुशियां ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और इशिका वो तो आदित्य की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बहुत प्राउड फील होता है कि उसके हस्बैंड की सोच ऐसी थी। वो सही मायने में एक अच्छा हस्बैंड और फादर था। वो एक आइडल फैमिली मैन था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी आदित्य को की कर ले, लेकिन इतने लोगों के सामने ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होता। आदित्य की बात सुनकर ऋचा की आंखें नम हो जाती है और अपना सर और ज्यादा झुका लेती है ताकि किसी को उसकी आंखों में आंसू न दिखे। तो वही मिस्टर माथुर तो आदित्य की बात सुनकर ऋचा के बचपन में ही कहीं खो जाते हैं, जब लोगों ने उन्हें एक लड़का अडॉप्ट करने के लिए सलाहें दी थी, क्योंकि वो मानते थे कि बेटी उनके बिजनेस को संभाल नहीं पाएगी। लेकिन वो सबसे कहते थे कि उनकी बेटी को कभी भी बिजनेस संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमेशा अपनी बेटी को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। आदित्य की बात सुनकर ऋचा की आंखें नम हो जाती है और अपना सर और ज्यादा झुका लेती है ताकि किसी को उसकी आंखों में आंसू न दिखे। तो वही मिस्टर माथुर तो आदित्य की बात सुनकर ऋचा के बचपन में ही कहीं खो जाते हैं।
जब लोगों ने उन्हें एक लड़का अडॉप्ट करने के लिए सलाहें दी थी क्योंकि वो मानते थे कि बेटी उनके बिजनेस को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन वो सबसे कहते थे कि उनकी बेटी को कभी भी बिजनेस संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमेशा अपनी बेटी को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे और किसी प्रिंसेस को कभी भी जीने के लिए कोई काम खुद से करने की चिंता नहीं होती। वो तो सिर्फ हमेशा खुश खुश रहती है और लाइफ को एंजॉय करती है। जैसे ही उन्हें ये बात याद आती है तो उन्हें ये सोचकर बहुत गिल्टी फील होता है कि वो अपनी बेटी की खुशियों का गला खुद अपने ही हाथों से घोटने जा रहे थे, जो कि बहुत नाइंसाफी थी उनकी बेटी के साथ। ये रियलाइज करते ही वो अपने बगल में बैठी रिचा को हग कर लेते हैं और उससे कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं अपनी इच्छाओं के आगे तुम्हारी खुशी भूल ही गया था। आदित्य ने एकदम सही कहा। एक बाप के लिए उसके बच्चों की खुशियां ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुम्हें तुम्हारे ड्रीम को फॉलो करने से नहीं रोकूंगा। अगर तुम फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो तो उसमें तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और रिचा तो रोने ही लग जाती है। 1 घंटे बाद आदित्य और इशिका डिनर के बाद अपने घर पैदल चलते हुए वापस जा रहे होते हैं क्योंकि उनका घर ये से ज्यादा दूर नहीं था और वैसे भी खाने के बाद वॉकिंग अच्छी होती है। ऋषु को नींद आ गई थी इसलिए वो माइक की गोद में सो रहा था। सभी बॉडीगार्ड्स आदित्य और इशिका से थोड़ी दूरी पर ही चल रहे थे। ये इलाका उन्होंने पूरी तरह से सील किया हुआ था क्योंकि यहाँ आदित्य, इशिका और ऋषु के साथ था, इसलिए प्राइवेट एरिया होने के बाद भी वो लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे कि कोई भी इन तीनों को साथ देखकर उनकी पिक्स ले ले। इशिका और आदित्य एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे। चांदनी रात थी, आसपास शांति थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। तभी चलते चलते अचानक इशिका आदित्य के गाल पर एक क्विक किस कर लेती है। उसकी इस हरकत से हैरान होकर आदित्य रुक जाता है और उनके साथ ही सभी बॉडीगार्ड्स भी हैरान होकर रुक जाते हैं। उन्हें किसके बारे में पता ही नहीं चला क्योंकि वो लोग आदित्य और इशिक की तरफ नहीं देख रहे थे क्योंकि ये उन दोनों की प्राइवेसी के अगेंस्ट होता और वैसे भी उन लोगों का ध्यान अपनी सराउंडिंग्स पर था कि कहीं कोई खतरा तो नहीं था। इसलिए वो हैरान थे कि वो दोनों अचानक से क्यों रुक गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आदित्य इशिका को बहुत प्यार से देख रहा था, उन्हें समझ में आ गया कि उनके बॉस तो इस वक्त रोमांटिक मूड में थे और इसलिए वो लोग फिर से अपनी नजरें फिरा लेते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। आदित्य के साथ इशिका भी रुक गई थी। आदित्य ने इशिका को सवालिया निगाहों से देखा तो इशिका ने कहा, आदि, आज मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। आज तक तो मैं हमेशा आपको वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड कहती थी, लेकिन आज आपने प्रूव कर दिया कि क्यूट वर्ल्ड के बेस्ट फादर भी है। ऋषु बहुत लकी है कि आप इसके डैडी है। इशिका की बात सुनकर आदित्य के मन में कुछ शरारत सूखती हो और इशिका के कान के पास बहुत धीमी और सेडेक्टिव आवाज में कहता है, तुम चाहो तो तुम भी मुझे डैडी बुला सकती हो, बट बेड में। आदित्य की ये बात सुनकर इशिका की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि आदित्य ऐसे डर्टी टॉक भी उसके साथ कर सकता था। गॉड, ये बात कितनी ज्यादा सेडिक्टिव थी। इशिका के कान और फेस लाल हो गया आदित्य की यह बात सुनकर। फिर तो इशिका ने अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया और एक दौड़ लगा दी। उसकी ये हरकत देख आदित्य भी हंसते हुए उसके पीछे भागता है और बेचारे बॉडीगार्ड्स, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके बॉस और लेडी बॉस के बीच आखिर हो क्या रहा था, उन्हें अचानक से भागते देख वो लोग भी उनके पीछे भागते हैं, सिवाय माइक को छोड़कर, क्योंकि उसकी गोद में ऋषु सो रहा था। डिस्टर्ब करने का माइक का कोई इरादा नहीं था। आदित्य और इशिका रूम में ऋषु को लेकर पहुंचते हैं और आदित्य ऋषु को बेड पर लिटा देता है। इशिका उसके कपड़े चेंज करके उसे नाइट सूट पहनाती है और आदित्य तब तक बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। इशिका भी अपने कपड़े रूम में ही चेंज कर लेती है और एक डस्टी रोज कलर की नाइटी और उस पर एक लॉन्ग नाइगाउन पहन लेती है। आदित्य भी एक टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर बाहर आता है। उसने ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी थी जिसमें वो बहुत सेक्सी लग रहा था। अब वो दोनों बेड पर आकर बैठ जाते हैं। ऋषु उनके बीच में ही होता है। इशिका आदित्य से कहती है, आदि, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे आपकी हेल्प चाहिए।
उसकी बात सुनकर आदित्य उसकी तरफ थोड़ी चिंता करते हुए पूछता है, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या सेट पर? आदित्य को चिंता करते देख इशिका जल्दी से कहती है, नहीं, सेट पर सब कुछ ठीक है। वहाँ की प्रॉब्लम्स तो मैं खुद ही संभाल लूंगी। लास्ट वाली लाइन इशिका ने अपने मन में सोची। तो फिर तुम्हें किस चीज में मेरी हेल्प चाहिए? आदित्य ने पूछा। एक्चुअली मैं एक मूवी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी और उसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं उस मूवी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि किसी के सामने मेरा नाम आए, वरना लोग मुझसे सवाल करेंगे कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू उस मूवी में इन्वेस्ट करवा दीजिए और आपको आपके पैसे तो मैं आसानी से लौटा दूंगी, इशिका ने कहा। इशिका ने जब अपनी बात की एंडिंग लाइन कहा तब आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। उसके फेस पर साफ दिख रहा था कि इशिका की बात से वो नाराज हो गया था, जिसे देख इशिका घबरा जाती है क्योंकि आज पहली बार उसने आदित्य के ये एक्सप्रेशन अपने लिए देखे। पहले जब उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तब भी उसने इशिका को इस तरह से नहीं देखा था। तब उसे आदित्य ने किसी स्ट्रेंजर की तरह देखा था या उसे अवॉइड कर रहा था, लेकिन अभी तो वो उससे नाराज लग रहा था। क्या हुआ आदि, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? इशिका ने नर्वस होते हुए पूछा। लेकिन आदित्य ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कोने से उतरकर थोड़ी दूर चले गया और अपनी पीठ इशिका की तरफ करके खड़ा हो गया, जिसे देख इशिका और ज्यादा घबरा जाती है। अब वो समझ जाती है कि जरूर बात बहुत बड़ी थी, इसलिए वो भी तुरंत बैग से उतरकर आदित्य के पीछे जाती है और उसकी बैग को पीछे से हग कर लेती है और उसकी बैग पर अपने फेस को रब करके कहती है, आई डोंट नो कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो कि आपको इतना बुरा लग गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आदित्य अपने पेट पर लिपटे उसके हाथों को पकड़कर उन्हें खोल देता है और उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने क्या गलत बोला? इशिका में अपना सर हिला देती है। तुमने कहा कि तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगी। मेरे पैसे? मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच ये तेरा मेरा जैसी कोई चीज भी है। मुझे तो लगता था कि मेरा जो भी है वो सब तुम अपना मानती हो, लेकिन शायद मैं गलत था। तुम्हें तो मेरे पैसे मेरे लगते हैं, जिन्हें उसे करके तुम्हें उन्हें मुझे लौटना भी पड़ेगा, आदित्य ने कहा। आदित्य की बात सुनकर इशिका ने राहत की सांस ली। तो आदित्य इस बात पर नाराज था। वैसे आदित्य के तो सही रहा था, उनके बीच ये तेरे मेरे वाली बातों होनी ही नहीं चाहिए। इशिका आदित्य के हाथों को पकड़कर कहती है, सॉरी आदि, वो क्या है ना कि वो जो स्क्रिप्ट है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने उसे बेकार बताया है और सभी इसलिए इस मूवी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मूवी फ्लॉप होगी। लेकिन मुझे इस स्क्रिप्ट में जान लगती है और इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन सिर्फ मेरे अकेले की सोच से तो ये मूवी हिट नहीं हो सकती, इसलिए मुझे डर है कि शायद ये मूवी फ्लॉप हो जाए और इसलिए मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं उठने देना चाहती। बस इसलिए मैंने आपको पैसे वापस करने की बात कही थी, क्योंकि अगर नुकसान मेरा होगा तो मुझे बुर्क नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, जबकि आपके पैसे तो आपकी मेहनत के हैं। इसलिए दरअसल इशिका पर जो पैसे थे वो उसके मायके के थे। भले ही उसने दादू से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन उसके दादू हमेशा उसके अकाउंट में पैसे जमा करवाते ही रहते थे, इसलिए आज इशिका के पास बहुत पैसे थे। आदित्य भी उसके अकाउंट में पैसे जमा करवाता रहता था। इशिका की बात सुनकर आदित्य अपने हाथों को उसके हाथों से आजाद करवा के उसके हाथ पकड़कर कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप। एक बार अगर मैंने तुम्हें पैसे दिया तो उसे तुम्हें खर्च करना ही होगा, समझी तुम? और वैसे भी दुनिया की सारी वाइफ्स की नज़र हमेशा उनके हस्बैंड्स की पॉकेट पर होती है। वो मौका ढूंढती है कि कैसे उनके पैसे खुद पर खर्चवाए, लेकिन ये तो तुम उल्टा अपने हस्बैंड को उसके पैसे खर्च करवा के उन्हें लौटने की बात कर रही हो। तुम्हें भी बाकी वाइफ्स की तरह ही जी भर के अपनी हस्बैंड की पॉकेट को खाली करवाने की ट्रिक सोचनी चाहिए। आदित्य की बात सुनकर इशिका हंसते हुए कहती है,
फिर तो मैं आपकी ये विश जरूर पूरी करूंगी। ले चलिएगा आप मुझे इस संडे शॉपिंग पर, फिर देखना फिर मैं कैसे आपकी पॉकेट को खाली करवाती हूँ। इशिका ने मजाक मजाक में ये बात तो कह दी थी, लेकिन वो ये बात तो भूल ही गई थी कि आदित्य की पॉकेट में पैसा इतना है कि वो पूरी जिंदगी भर भी शॉपिंग करे तो भी खर्च ना हो। इसके बाद आदित्य उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, मेरी वाइफ होने के नाते मेरी हर एक चीज पर तुम्हारा पूरा हक है, इसलिए आगे कभी भी मुझसे ऐसी बड़ी ही बात मत करना जैसी तुमने अभी की। मुझे तुम्हारी वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैं ध्यान रखूंगी, इशिका ने कहा। फिर उसके बाद वो उससे अलग होती है और उससे सोने चलने के लिए कहने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र आदित्य के पीछे एक कोने में रखे एक गिटार पर जाती है, जिसे देख वो बहुत खुश एक्साइटेड हो जाती है। ये गिटार आदित्य का था। आदित्य को एक बार गिटार सीखने का शौक चढ़ा था और इसलिए उसने गिटार सीखना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे बहुत अच्छा गिटार बजाने लगा। लेकिन इशिका जब भी उससे उसके लिए गिटार बजाने के लिए कहती थी तो वो जानबूझकर बहुत बेकार बजाता था। इशिका का बहुत मन करता था कि वो अच्छी सी तूने उसके लिए प्ले करे ताकि वो उस पर कोई सॉन्ग गा सके, क्योंकि इशिका हमेशा से ही सिंगिंग सीखती थी और वो गाती भी बहुत अच्छा थी। लेकिन आदित्य ने उसकी ये विश कभी पूरी होने ही नहीं दी। एक बार उसने हार खाकर आदित्य की माँ से कंप्लेंट कर दी तो उन्होंने आदित्य को इशिका के लिए अच्छे से गिटार प्ले करने को कहा, लेकिन आदित्य ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि इशिका फिर रोज उससे ऐसा करवाएगी। उसी दिन नाराज होकर मिसेस कपूर ने आदित्य को बहुत डांट लगाई तो गुस्से में आदित्य ने भी गिटार को कभी दोबारा न प्ले करने की जिद ठान ली। उसके बाद से आदित्य ने इस गिटार को इस कोने में रख दिया था, लेकिन उसे कभी भी प्ले नहीं किया। जैसे ही इशिका को बचपन की वो बात याद आती है तो वो सोचती है कि आज तो वो अपनी ये विश पूरी कर ही लेगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस बार आदित्य उसे मना नहीं करेगा। इसलिए वो आदित्य से कहती है, आदि क्या आप मेरे लिए गिटार प्ले कर सकते हैं? I want to sing a song। आपको तो पता है कि ये हमेशा से ही मेरी विश रही थी। उसकी बात सुन आदित्य पीछे मुड़कर उस गिटार को देखता है और फिर स्माइल करके कहता है, श्योर, लेकिन यहाँ नहीं, रिशु डिस्टर्ब हो जाएगा, टेरेस पर चलते हैं। इशिका भी उसकी बात से एग्री करती है और फिर आदित्य उस गिटार को उठा लेता है और वो दोनों टेरेस को चले जाते हैं। टेरेस पर यहाँ पर एक रूम था और उस रूम में अच्छा खासा फर्नीचर था। आदित्य और इशिका आमने सामने रखी दो चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर इशिका ने इशिका से पूछा, तो बताओ कौन सा गाना गाओगी तुम? इशिका कहती है, वेट लेट मी थिंक। इशिका इतना कहकर कोई ऐसा गाना सोचने लगती है जो कि फीमेल वर्जन हो और आदित्य ने सुना भी हो, लेकिन जब उसको कुछ नहीं सूझता तो वो खुद आदित्य से ही पूछ लेती है, आप बताओ कि आप कौन सा सॉन्ग प्ले कर सकते हो, मैं वही गाऊंगी। आदित्य एकदम से कहता है, आशिक 3 का चाहूं मैं या ना। इस मूवी को राहुल और मैंने देखा था जब हम अमेरिका में थे और मैं इस सॉन्ग को बहुत अच्छे से प्ले भी कर सकता हूँ। आदित्य की बात सुन इशिका कहती है, लेकिन ये सॉन्ग तो डुएट सॉन्ग है। उसकी बात सुन आदित्य ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, तो क्या हुआ, दोनों मिलकर गाते हैं चलो। आदित्य की बात सुनकर इशिका को लगता है कि आदित्य ऐसे ही उसका साथ देने की बात कर रहा था। इशिका सोचती है कि भले ही आदित्य को गाना नहीं आता, लेकिन उसकी आवाज तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो कहती है, ठीक है, अब आप स्टार्ट कीजिए। उसकी बात सुनकर आदित्य स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बात देना चाहता हूँ कि मैंने सिंगिंग सीखी है और मैं तुमसे भी अच्छा गाता हूँ, इसलिए तुम मुझे गाते सुन इतनी शॉक्ड मत हो जाना कि खुद गाना ही भूल जाओ। आदित्य का कॉन्फिडेंस देख इशिका की हंसी छूट जाती है और वो आदित्य से हंसते हुए कहती है, ओ प्लीज आदि, स्टॉप जोकिंग। आदित्य उसे हंसते देख अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो? इशिका अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आपके ओवर कॉन्फिडेंस को देख हैरान हूँ। अगर अभी से इतनी हो तो न जाने आगे कितनी ही हैरान हो जाओगी। देखो मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, जितना हैरान होना है अभी हो जाओ, वरना अगर गाने के बीच हैरान होकर तुमने गाना छोड़ दिया तो मैं गिटार बजाना छोड़ दूंगा।
गॉट इट, आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन इशिका तो उसकी बात को सीरियस ले ही नहीं रही थी। उसे तो बस आदित्य की बात एक जोक ही लग रही थी। इसलिए उसने भी मजाक मजाक में हाँ बोल दिया और फिर आदित्य को स्टार्ट करने का सिग्नल दे दिया। जिसके बाद आदित्य गिटार प्ले करता है। वो काफी अच्छा गिटार बजाता है, बिल्कुल सेम ट्यून प्ले करता है, जिसे देख इशिका बहुत इम्प्रेस होती है और एंजॉय करते हुए गाने के साथ अपनी बॉडी लहराने लगती है। जिसके बाद मेल की सिंगिंग की बारी आती है और आदित्य गाता है, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। उसकी सिंगिंग सुनकर इशिका की आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी बाहर ही आ जाएंगी। आदित्य इतना अच्छा कैसे गा सकता था, और उसकी वॉइस, वो तो और भी ज्यादा सोलफुल लग रही थी। लेकिन कैसे? इशिका जब अपने ख्यालों में डूबी थी तब तक उसकी भी गाने की बारी आ जाती है और आदित्य उसको गाने के इशारा करता है और तभी इशिका को याद आता है कि आदित्य ने कहा था कि वो रुक जाएगा अगर वो नहीं गाएगी तो। इसलिए उसने सब कुछ बाद पर छोड़कर जल्दी से गाना शुरू किया। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। इशिका भी बहुत ज्यादा सुरीला गाती है जिसे सुन आदित्य को भी बहुत अच्छा लगता है और वो भी आगे की लाइन गाता है, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ। आदित्य तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर गा रहा था क्योंकि इस दिन का तो उसने भी बहुत वेट किया था। उसके बाद दोनों की एक साथ लाइन आती है और दोनों मिलकर एक साथ गाते हैं, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक साथ गाते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग हो नहीं रहा था कि वो पहली बार इस गाने को एक साथ गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमेशा से ही उस गाने को साथ गेट आए हो और वो दोनों भी उस गाने में पूरी तरह डूब जाते हैं और आगे की लाइन तो और भी ज्यादा फीलिंग्स के साथ गाते हैं। अगली लाइंस आदित्य की थी, ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं या ना, आंखों आंखों में जता दे, चाहूँ मैं या ना। आदित्य ये लाइन बिल्कुल इशिका की आंखों में देखकर थोड़ा उसकी तरफ झुककर जाता है। वो बिल्कुल दिल से गाता है, जैसे मानो आंखों ही आंखों में इशिका से अपने दिल का हाल बयां करना चाह रहा हो। और इशिका भी उसकी लाइंस को सुनकर बहुत इमोशनल फील करती है। इसलिए जब आगे उसकी लाइंस आती है तो वो अपनी सीट से उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके अपने बहे फैलाकर गाती है, मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। फिर वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है और आदित्य की तरह देखते हुए गाती है, अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें न तू मिले, ले खोले होंठ मैंने अब तक थे जो सिले, मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। इस लाइन को तो वो इतनी ज्यादा फील के साथ गाती है कि मानो अपने प्यार का सच में इजहार कर रही हो, जिसे सुन आदित्य के लिप्स पर एक बहुत बड़ी विनिंग स्माइल आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ गया था कि ये इशिका के गाने की चांद लाइंस नहीं बल्कि उसकी रियल फीलिंग्स है। और अपनी वाइफ के मुंह से लव कन्फेशन सुनकर तो आदित्य हेवन में था। पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूँ मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूँ मैं क्यों ना। उसके बाद दोनों मिलकर गाते हैं, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। गाना खत्म होते ही आदित्य उस गिटार को साइड में रख देता है और इशिका के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद दोनों एक बहुत पैशनेट किस शेयर करते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो इशिका उससे पूछती है, आदि आपने इतना अच्छा गाना कब सीखा? मुझे तो कभी लगा हो नहीं था कि आप कभी सिंगिंग भी सीखेंगे। उसका सवाल सुन आदित्य कहता है, जब हमारी शादी हुई थी तब, क्योंकि मुझे याद था कि तुम हमेशा से ही मेरे गिटार पर गाना चाहती थी तो मैंने सोचा कि दोनों साथ मिलकर गाएंगे, लेकिन कभी मौका मिला ही नहीं।
आज जाकर मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हें सरप्राइज कर दूं। आदित्य की बात सुनकर इशिका को यकीन ही नहीं होता कि आदित्य ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। यकीनन वो दुनिया की सबसे लकी वाइफ थी। इशिका सोचती है कि अच्छा ही हुआ कि उसका रीबर्थ हुआ, कम से कम उसे आदित्य के बारे में नई चीजें जानने को तो मिल रही थी। अगर उसे पिछले जन्म में ही उससे प्यार ना हुआ होता तो आदित्य के एफर्ट्स को देखकर उसे इस जन्म में उससे जरूर प्यार हो जाता। एक सुनसान गली में तनिषा लेट नाइट शूटिंग से लौटकर अपने घर वापस जा रही थी। ये गली बिल्कुल सुनसान थी और इसमें काफी अंधेरा भी था। तनिषा के पास कोई कार नहीं थी क्योंकि उसके सारे पैसे इतने सालों तक खाली बैठने में ही खत्म हो गए थे और ऐसे में उसे अपनी कार में बेचनी पड़ गई थी। छोटे मोटे काम करके अभी तक उसने अपना खर्चा उठाया था, लेकिन अब जब उसका करियर फिर से ट्रैक पर आने वाला था तो उसने सोचा कि वो फिर से एक कार खरीद लेगी, क्योंकि उसे यकीन था कि इस मूवी के बाद फिर से वो इंडस्ट्री में चमकने वाली थी और ये सब सिर्फ और सिर्फ इशिका की वजह से हुआ था। लेकिन उसने जब बदले में उसकी हेल्प मांगी तो उसने क्या किया, उसे धोखा दे दिया। तनिषा के मन में अभी तक इस बात का गिल्ट था, लेकिन वो चाहकर भी इशिका की हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे उसे करियर फिर से बनने से पहले डूब भी सकता था। इसलिए उसने खुदगर्जी दिखाते हुए इशिका के हेल्प को मना कर दिया। चलते वक्त अचानक ही तनिषा को अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुन वो डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लड़के उसके पीछे अपने हाथों में डंडे और हॉकी लिए खड़े थे। एक के हाथों में एक बड़ा और पैना सा चाकू भी था। देखने में वो एकदम गुंडे लग रहे थे, जिसे देख तनिषा की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके मन में बस एक ख्याल था और वो था यहाँ से जान बचाकर भागना। इसलिए उसने अब देखा न ताव और जल्दी से भागने लगी। उसे भागते देख उन गुंडों का लीडर बोला, पकड़ो साली को, भागने मत देना आज इसे। साली की हिम्मत कैसे हुई अपन की रूपाली मैम साहिब की जगह लेने की। खुद को बहुत बड़ी डांसर समझती है, आज उसकी ऐसी हालत करूंगा ना को साली जिंदगी भर लकड़ी के सहारे घूमती फिरेगी साली। लीडर की बात सुनकर सभी भागने लगे। उसकी बात तनिषा ने भी सुन ली थी और वो समझ गई थी कि इन्हें रूपाली ने ही भेजा था उसके पीछे। वो वैसे तो उसे इस सॉन्ग को करने से रोक नहीं पाई, इसलिए अब ये घटिया चाल चल रही थी। वो डर के मारे उसके कदम और तेज होने लगे और तनिषा आज किसी रेसर की तरह भाग रही थी। तभी गली का मोड़ आया और वो मुड़ गई। उसके पीछे वो गुंडे भी मोड़ पर आ गए तो वो एक बहुत ज्यादा छोटी गली थी, सिर्फ कुछ कदमों की। वो तेजी और इसके भी दो मोड़ थे, एक लेफ्ट और एक राइट। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचकर राइट और लेफ्ट देखते हैं, उन्हें तनिषा कहीं नहीं दिखती। अब क्या करे बॉस, वो लड़की आखिर किधर गई होगी? एक गुंडे ने पूछा। आधे लेफ्ट जाएंगे और आधे राइट, और जिनको वो लड़की मिल जाएगी ना, वो दूसरी पार्टी वालों को फोन करके बता देगा। और हाँ, उसके साथ मजा वजा लेने की सोचना भी मत। मेरे को खाली उसकी टांगे तोड़नी है बस, वरना अपन की जान का नाम खराब हो जाएगा, बॉस ने कहा। और फिर वो लोग जल्दी से दो टीम में बट गए और फिर तनिषा को ढूंढना शुरू कर दिया। उनके जाने के बाद वही एक कोने में पड़े कूड़े के ढेर के बीच दो डस्टबिन्स पड़े थे, जिसमें से एक में तनिषा छिपी हुई थी। उनके जाते के साथ ही तनिषा ने खुद को जान बचाने के लिए पुलिस को कॉल किया। जैसे ही उसकी कॉल कनेक्ट हुई, उसने तुरंत पुलिस को सारी घटना बताते हुए अपनी लोकेशन बता दी। पुलिस ने उसे अपनी जगह पर ही वेट करने की कहा। तनिषा के एक पल भी इस डस्टबिन में गुजरना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अभी अपनी जान बचाने के लिए उसे ये करने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए वो अपनी नाक बींचकर वही दुबकी रही। वही जब उन गुंडों ने अच्छी तरह से इधर उधर सर्च कर लिया तो वो लोग फिर से इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि तनिषा इतनी से टाइम में ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी, और इसका मतलब वो यही कहीं छिपी हुई थी। ढूंढो साली को, यही छिपी हुई होगी, बॉस ने कहा। उसके कहते ही सभी लोग इधर उधर ढूंढने लगे, तो वही डस्टबिन में छिपी तनिषा की तो धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो गई कि जैसे उसको हार्ट अटैक ही आने वाला था। लेकिन फिर भी वो डर के मारे कोई हरकत नहीं करती। वो गुंडे अभी मोड़ के लेफ्ट और राइट साइड वाली सड़कों के डस्टबिन्स खंगाल रहे थे।
लेकिन तभी बॉस, जो कि दोनों एकदम मोड़ पर ही खड़ा था, उसको टॉयलेट आया और उसने उस छोटी गली में पड़े उस कूड़े पर ही खुद को हल्का कर लिया। लेकिन जब वो अपनी जिप बंद कर चुका था, तभी उन डस्टबिन्स को देखकर उसके मन में कुछ शक पैदा हुआ और उसने तुरंत उनमें से एक का ढक्कन खोल दिया, और ये उसे खोलते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल एक गई, क्योंकि उस ढक्कन में ही तनिषा छिपी थी। तो यहाँ छिपी बैठी है। साली, क्या लगा तेरे को कि तू अपन की रूपाली मैम की जगह ले लेगी और अपन चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहेगा? साला, अगर ऐसा ही होगा तो खुद को अपन रूपाली मैम का सबसे बड़ा फैन कैसे बोलेगा? अभी बोलता है तो अपन को प्रूफ करके भी तो दिखाना पड़ेगा ना। इतना कहकर उसने डस्टबिन को जोरदार किक करके गिरा दिया। तनिषा भी उसके साथ ही गिर गई, जिसके बाद उस बॉस ने उसके बालों को खींचकर उसे उसमें से बाहर निकाला। तनिषा बेचारी दर्द में चिल्लाते हुए अपने बालों को पकड़कर रोती है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस सॉन्ग को छोड़ दूंगी और कभी दोबारा रूपाली को क्रॉस नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, तनिषा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन बॉस को उस पर तरस नहीं आया। सच तो ये था कि रूपाली ने बॉस से ऐसा कुछ करने को कहा ही नहीं था। ये तो बॉस खुद ही अपने मन से कर रहा था, क्योंकि वो रूपाली के सामने खुद को उसका सबसे बड़ा फैन साबित करना चाहता था। रूपाली तो इस बारे में जानती भी नहीं थी कि उसका कोई इतना पागल फैन भी था, वरना कब का उसका फायदा उठा चुकी होती। बॉस ने अपने गुंडों को आवाज लगाकर उन्हें भी वही बुला लिया और उनसे कहा, मारो इसे, इतना मारो कि मार मार के इसकी टांगे तोड़ डालो। बॉस का ऑर्डर सुनते ही सभी अपनी हॉकी और लाठी हवा में उठाते हैं और तनिषा अपनी आंखों और सर को कवर कर लेती है। अब उसे पता चल चुका था कि शायद ये उसका इशिका को धोखे देने का फल था, इसलिए उसने अपनी ये फेट स्वीकार कर ली थी। लेकिन अगले ही पल हवा में एक गोली चली। उस आवाज को सुनकर सभी एकदम शॉक्ड हो गए और उन सभी गुंडों और बॉस ने एक साथ पीछे मुड़कर उस गोली चलने की डायरेक्शन में देखा तो वहाँ एक हट्टा कट्टा सा आदमी दिखा, जिसके हाथ में एक गन थी और उसने आसमान की तरफ गन पॉइंट की हुई थी। मतलब कि ये फिर इसी बंदे ने किया था। छोड़ दो इस लड़की को, उस आदमी ने अपनी कठोर आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि मानो खुद यमराज ही धरती पर उतरकर अपना गुस्सा दिखा रहे थे। उसकी आवाज सुनकर वो लोग कानों उठे और तनिषा ने भी अपने सर पे से अपने हाथों को हटा के और अपने सर को उस आदमी की डायरेक्शन में उठाकर उसे देखा। लेकिन उसे उसका फेस नहीं दिखा, क्योंकि अंधेरा बहुत था। उस आदमी की बात को सुनकर बॉस गुस्से में बोला, अबे शाने, अपनी ये बिल्डर वाली बॉडी पर ज्यादा उछल मत समझा। ये अपन का इलाका है। तू ये एक गन से कितने को मारेगा बे? वही से जैसे तूने साला हवा में ये चलाई छेना, उसी से अपन को समझ आ गया है कि इसे तू बस दूसरों को चमकाने के लिए ही लेकर घूमता है। बाकी डरते होंगे इससे, पर अपन नहीं। बहुत खेला है अपन इनके साथ पहले भी। तू अपनी इस बॉडी को लेकर निकल और WWE में जा। बॉस की बात सुनकर वो आदमी बहुत तेज हंसता है, जिसे देख वो गुंडे शॉक्ड हो जाते हैं। साले, तेरे को अपन कॉमेडी किंग लग रहा है। इस इलाके में अपन का बहुत नाम हैगा। तू चाहे तो पूछ लिए किसी से कि बॉस कौन है, फिर देखियो कैसी तेरी पेंट गिलीच हो जाएगी अपन के खौफ के किस्से सुनकर। बॉस ने कहा, अबे सुन, तेरा नाम तो सिर्फ इन गलियों में चलता है, पर मेरे बॉस का नाम अरे देश और विदेश में भी चलता है। और ये जो तू इस गन से खेलने की बातें कर रहा है ना, तूने इसका नाम भी अभी तक सुना होगा, क्योंकि करोड़ों में है कीमत, और इसे खुद राघव राज ने बनाया है बे, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर तो उन गुंडों के हाथ पांव थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि राघव राज अंडरवर्ल्ड का किंग था। साथ ही वो खुद अपनी गन डिजाइन करता था। उसकी डिजाइन की हुई गन कभी भी बिकती नहीं थी, क्योंकि पैसों की राघव राज के पास कोई भी कमी नहीं थी। वो तो बस ये गन अपने शौक के लिए बनाता था, और उनके साथ खेलकर जब उसका मन भर जाता तो वो उसे अपने लोगों को दे देता था। तो क्या ये आदमी राघव राज का ही कोई आदमी था? अगर ऐसा था तो ये उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि राघव राज के किसी भी आदमी को छूना मतलब डायरेक्ट राघव से ही पंगा ले लेना था, और उससे पंगा लेना तो खुद को मौत को दावत देने जैसे था।
इसलिए डर के मारे वो लोग जल्दी से अपनी हॉकी स्टिक्स और लाठियों को जमीन पर फेंककर उससे माफी मांगते हैं। माफ कर दो अपुन को नहीं पता था कि तुम राघव दादा के आदमी हो। अपुन को जाने दो और अपुन वादा करता है कि कभी इस लड़की नहीं इन मैडम के आसपास तक नहीं भटकेगा। अभी हम लोगों को जाने दो। बॉस हाथ जोड़कर विनती करता है। उसे लगा कि तनिषा जरूर राघव राज को जानती होगी, तभी उसने उसकी मदद के लिए अपने एक आदमी को भेज दिया। वो आदमी बोला, मैं तुम्हें जाने दूंगा लेकिन तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। ठीक है, हम करेंगे, उन गुंडों ने कहा, क्योंकि मौत से अच्छी तो जेल थी। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन उन्हें सुनाई देता है, जिसे सुन तनिषा जान में जान आती है और वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। वो आदमी बोला, मैं तुम्हें जाने दूंगा लेकिन तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। ठीक है, हम करेंगे, उन गुंडों ने कहा, क्योंकि मौत से अच्छी तो जेल थी। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन उन्हें सुनाई देता है, जिसे सुन तनिषा जान में जान आती है और वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसे रोता देख वो आदमी उसके पास जाकर उसे अपना हाथ ऑफर करता है, जिसे पहले तो तनिषा कुछ सेकंड्स तक अपनी आंखों में आंसू लिए देखती है। उसके बाद वो उसके हाथ को पकड़कर उठ जाती हैं। आज अगर ये आदमी नहीं होता तो न जाने इसके साथ क्या होता। ये सोचकर तनिषा उसके सामने अपने हाथ जोड़कर उसको थैंक्स बोलती है, तो वो आदमी कहता है, आपको थैंक्स मुझे नहीं बल्कि इशिका मैडम को बोलना चाहिए। इशिका का नाम सुनकर तनिषा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि इशिका ने उसे बचाया था, क्योंकि आज सुबह ही तो उसने इशिका की मदद करने से इनकार कर दिया था और फिर भी उसने उसकी मदद की। लेकिन उसे कैसे पता चला कि उसे मदद की जरूरत थी और ये आदमी इशिका को मैडम क्यों कह रहा था? ये तो राघव का आदमी था ना, तो फिर इसका इशिका से क्या कनेक्शन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इशिका राघव से कनेक्टेड थी और इसलिए ये आदमी उसके लिए काम कर रहा था? लेकिन इशिका अंडरवर्ल्ड से कैसे कनेक्ट हो सकती थी? उसे देखकर लगता तो नहीं था कि वो ऐसे खतरनाक लोगों से जुड़ी हुई थी। और अगर वो राघव से कनेक्टेड थी तो फिर उसे रूपाली और अमित से बदला लेने के लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? राघव के लिए तो उनका करियर बर्बाद करना था तो चंद मिनटों का काम था, तो फिर इशिका को इतनी कोशिशें और साजिशें करने की क्या जरूरत थी? वो अपने इन सवालों में ही उलझी हुई थी कि तब तक वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ भी आ गई और उनके सायरन को सुनकर तनिषा अपने सवालों को दुनिया से बाहर आई। जैसे ही उसने उस आदमी का फेस देखा, वो फेस उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। गाड़ियों की रोशनी की वजह से इवान का फेस साफ दिख रहा था। तनिषा ने थोड़ा जोर देकर सोचा तो उसको याद आया कि इस आदमी को तो उसने आज शूटिंग क्रू में देखा था। ये तो आज उनके सेट पर काम कर रहा था, मतलब ये इशिका के लिए ही सेट पर आया था, लेकिन ये वहाँ इशिका के जाने के बाद भी था। अपने सवालों में उलझती हुई तनिषा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर आखिर इवान से पूछ लिया, तुम कौन हो और इशिका को कैसे पता चला कि मुझे मदद की जरूरत है? और क्या इशिका राघव से कनेक्टेड है? इशिका मैडम ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा था। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम मैडम के ऑर्डर्स फॉलो करना है, इसलिए मैंने आज पूरे दिन आप पर नजर रखी और आपके पीछे ही अपनी बाइक पर निकला था। लेकिन रास्ते में मेरी बाइक में कुछ खराबी हो गई और उसे ठीक करवाने का मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए उसे एक जगह पार्क करके मैंने फिर से आपका पीछा करना चाहा, तो तब तक आप काफी आगे निकल चुकी थी और जब मैं यहाँ आया तो आपको इस हालत में पाया, इसलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा। उसकी बात सुनकर तनिषा को इशिका का उस पर नजर रखवाना थोड़ा अजीब लगता है। ये उसे उसकी प्राइवेसी के अगेंस्ट लगता है, इसलिए वो इशिका से इस बारे में एक एक्सप्लेनेशन चाहती थी। भले ही इशिका की वजह से आज वो बच गई, लेकिन अगर वो मुसीबत में पड़ी ही नहीं होती तो ये आदमी उसका कब तक पीछा करता? उसने इशिका को कॉल करने की सोची, लेकिन उससे पहले ही एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आया और उससे कहा कि उसे उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा ताकि वो इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कर सके। तनिषा भी उनकी बात मान गई और पुलिस वालों के साथ वो भी चली गई। जब को उनकी वैन में बाहर गई तो एक पुलिस वाला आकर इवान से पूछता है, क्या इशिका मैडम यहाँ आएंगी तनिषा से मिलने?
पुलिस वालों को आदित्य के बारे में पता होना तो लाजमी था और इशिका के बारे में भी आदित्य ने पहले से ही बताहर में अफसर तक ये बात पहुंचा रखी थी कि इशिका उसकी वाइफ है और उससे जुड़ा कोई भी मामला सबसे पहले उसके कान तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इशिका को हाथ लगा दे तो। और इवान ने रास्ते ही उसको पर्सनली फोन करके बुलाया था। तभी तो तनिषा की मदद के लिए पुलिस इतनी जल्दी पहुंची, जो कि कोई मिरेकल ही था। जब इवान ने उनको बताया कि तनिषा को प्रोटेक्ट करने वाली खुद मैडम कपूर थी तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि इस मामले में कोई भी ढील छोड़ देते। इसलिए वो खुद इतना बड़ा ऑफिसर होकर पर्सनली इस मास्टर से डील करने आया था। हाँ, मैंने उन्हें भी फोन कर दिया था और वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही आएंगी। ध्यान रखना कि रिपोर्टर्स तक इस न्यूज की बिल्कुल भी भनक तक नहीं पहुंचे और हो सके तो पुलिस स्टेशन में कम से कम लोग ही अलाउड हो, तो क्योंकि मुझे यकीन है कि आदित्य सर मैडम को इतनी लेट नाइट अकेले नहीं आने देंगे, इसलिए उनके आने की तैयारियां करवा लीजिए। उनकी सिक्योरिटी से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए और आपके सीनियर्स भी यही चाहेंगे। इवान की बात सुनकर तो उस पुलिस वाले की हालत एकदम खराब हो गई। आदित्य कपूर पर्सनली उनके थाने पर आने वाला था, वो भी बिना किसी प्री नोटिस के। वो इतने कम समय में उनके आने की तैयारियां कैसे कर पाएगा? सीनियर्स से भी तरह तरह की परमिशन लेनी होगी और नॉर्मल लोग जो कि वहां अपने काम के लिए थे, उनके काम को भी जल्दी जल्दी निपटना या टालना होगा। सुनने में थोड़ा बुरा था, लेकिन यही वीवीआईपी कल्चर था। कुछ सोचकर उस पुलिस वाले ने इवान से पूछा, क्या मुझे अपने सीनियर्स को भी फोन करके बुला लेना चाहिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आदित्य सर यहाँ अपने पर्सनल काम के लिए नहीं आ रहे, ये काम किसी और का है, इसलिए अपने सीनियर्स को मत ही बुलाओ, क्योंकि उनके आने से सबको खबर हो जाएगी कि कुछ तो बड़ा हुआ है जो कि हम नहीं चाहते, इवान ने कहा। असल में इस तनिषा से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस जब उसने इशिका को घर ड्रॉप किया और वापस अपनी बाइक लेने के लिए टैक्सी से जा रहा था, तब इशिका ने उसे वहीं रुककर तनिषा पर नजर रखने के लिए कहा और उसको ऑर्डर दिया कि तनिषा को सेफ घर पहुंचने के बाद ही वापस लौटे। इसलिए वो अभी तक तनिषा के पीछे था और जिस अतराज से उसने इशिका के राघव से कनेक्टेड होने की बात कही, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे तनिषा की नजरों में इशिका के लिए कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस देखे जो कि उसे समझ नहीं आई को वो क्या थे। लेकिन उसे ये तनिषा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पता नहीं उसकी मैडम को क्या ही जरूरत थी इस लड़की की मदद करने की। उसके बाद वो लोग वहां से दूसरी वाली पुलिस वन में बैठकर निकल जाते हैं। वो गुंडे और तनिषा तो ऑलरेडी जा चुके थे। पूरे रास्ते भर वो पुलिस ऑफिसर आदित्य के आने की तैयारियां करने के लिए फोन पर ही लगा रहा। 1:30 बजे घंटे बाद पुलिस स्टेशन। तनिषा एक चेयर पर बैठी काफी कंफ्यूज्ड थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। ये पुलिस स्टेशन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाली से भरा पड़ा था और बाकी के लोगों को उनका काम निपटा के ये से भेजा का चुका था। इस टाइम वो अकेली हो यहाँ पर ऐसी लड़की थी जो कि पुलिस वाली नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन था, या शायद नहीं, क्योंकि वो आदमी जिसने उसको बचाया था वो भी यहाँ था। इस टाइम तो उसे बिल्कुल किसी वीवीआईपी की तरह फील हो रहा था, क्योंकि सभी उससे इतनी रिस्पेक्ट से पर आ रहे थे जैसे कि वो कोई बिग शॉट हो। पुलिस वालों से इतनी रिस्पेक्ट तो उसे तब भी नहीं मिलती थी जब वो एक पॉपुलर स्टार थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये सब इशिका की वजह से था और इसलिए वो इशिका के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही थी कि आखिर इशिका है कौन और उसका स्टेटस इतना हाई फाई कैसे था कि खुद पुलिस वाले उसके लिए काम कर रहे थे। क्या सच में इशिका राघव से कनेक्टेड थी? कहीं इशिका राघव को गर्लफ्रेंड तो नहीं? भले ही राघव अंडरवर्ल्ड किंग था, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी पॉकेट में ही थे। और अब जब ये सब लोग इतने ज्यादा तैयार थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद राघव यहाँ आ रहा था? और अगर वो यहाँ आ रहा था तो वो उसके लिए तो नहीं आ रहा था। जाहिर था कि वो यहाँ इशिका के लिए हो आ रहा था, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, इसी बहाने वो राघव से मिल तो पाएगी न।
उससे मिलने की सोचकर तनिषा थोड़ी नर्वस लेकिन थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि राघव जैसे पावरफुल आदमी से अगर उसके भी थोड़े कनेक्शंस जुड़ गए तो पूरी जिंदगी उसको किसी से डरकर रहने की जरूरत नहीं होगी, और उसका करियर भी थोड़े से कनेक्शंस उसे करके लगी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, जैसा कि कभी पिछली बार भी नहीं था। तनिषा अपने इन रंगों ख्वाबों से तब बाहर आई जब एक साथ बहुत सारी कार्स के टायर्स बाहर पार्क होने की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर तनिषा के मन में बस एक ही ख्याल आया, राघव आ गया था। तनिषा के मन में तो लड्डू ही फूटने लगे उससे मिलने के बारे में सोचकर। बाकी सभी भी इस आवाज को सुनकर एक्शन में आ जाते हैं, और वो पुलिस वाला जिसका नाम विनय था, वो तुरंत ही वहां से उठकर बाहर चला गया। उसके पीछे ही कुछ और पुलिस वाले भी गए और इवान भी उनके साथ ही गया। तनिषा ने भी सोचा कि वो भी उस जगह से उठकर बाहर राघव का वेलकम करने जाए, इसलिए वो भी उनके पीछे ही चल दी। और जैसे ही वो बाहर पहुंची, अपने सामने का नजारा देख वो एकदम हैरान हो गई। इतनी सारी लग्जरी कार्स एक ऑर्डर में खड़ी हुई थी। उसने आज तक किसी मूवी में भी इतना बड़ा काफिला किसी का नहीं देखा था। न जाने कितने बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े इधर उधर घूमकर कुछ चेक कर रहे थे। शायद वो अपने बॉस की सिक्योरिटी के इंतजाम चेक कर रहे थे। कुछ लोग अपने ब्लूटूथ में कुछ बातें भी कर रहे थे। ये सब तनिषा को किसी एक्शन मूवी वाली फील दे रहा था। वो तो बस अब किसी भी पल राघव के कार में से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो लोग फिर से अपनी अपनी पोजीशंस में खड़े हो गए, और फिर एक बॉडीगार्ड जो कि उसकी काफी जाना पहचाना सा लग रहा था, उसने कार के सामने जाकर उसकी बैक सीट का गेट ओपन किया। खुले हुए गेट में से एक चमचमाता चमड़े के जूता धरती पर उतरा। उसके बाद दूसरा वाला पैर भी बाहर निकला, और देखते ही देखते उसमें से एक परफेक्ट हाइट और फिजिक वाला आदमी निकला। लेकिन इससे पहले कि तनिषा को उसका फेस दिखता, वो आदमी दूसरी तरफ मुड़ गया और कार के दूसरी साइड चला गया। वहां जाकर उसने उस साइड का गेट खोला, और जैसे ही तनिषा को उसका फेस दिखने ही वाला था कि तभी इस आदमी ने अपना सर झुका लिया, जैसे कि वो किसी और को उस कार में से बाहर निकलने में मदद कर रहा था। और तभी उसमें से एक लड़की बाहर निकली जिसके सिर्फ बाल ही तनिषा को दिखे, क्योंकि उस लड़की ने अपनी बैक उसकी तरफ की हुई थी। तनिषा ने फिर भी गैस कर ही लिया कि ये इशिका ही थी। राघव को इशिका के लिए पर्सनली कार गेट ओपन करने गया देख तनिषा को इशिका की किस्मत से बहुत ही जलन हुई, क्योंकि जिस लड़की को राघव जैसा आदमी इतने अच्छे से ट्रीट करे तो वो तो बहुत लकी हुई ना। बस इशिका के उसी लुक से तनिषा को जलन हो रही थी। लेकिन अगले ही पल तनिषा ने जो देखा उसे देख तनिषा के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी जगह पर एकदम से फ्रीज ही हो गई, क्योंकि अब इशिका और आदित्य उसके एकदम सामने थे, और आदित्य इशिका का हाथ अपने हाथ में थामकर उसके साथ ही उनकी ओर ही आ रहा था। तो क्या होगा जब तनिषा को पता चलेगी इशिका और आदित्य के रिश्ते की सच्चाई, और कैसे रिएक्ट करेगा आदित्य तनिषा के साथ? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आपके सवालों के जवाब जानेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे।